डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत आज जो है वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि IPP से जो बातचीत थी उसके हौसला अफजा नताइज सामने आए और अरबों रुपए का फ़ायदा भी हुआ है। कितना खुश आइंदा ये IPPs हैं किसकी? जी, किसकी IPPs हैं? ये फ़ायदा तो जो हो रहा है वो बात की बात होगी। ये IPPs के माहिदे किसने किए थे और इनके ज़िम्मेदार कौन है और किसने अरबों खरबों रुपया कमा के इस मुल्क का लूट के वो बाहर अपनी जायदादें बनाई हैं और मुल्क के अंदर बनाई हैं? जी, ये सवाल है। और ये शुगर मिल के मालकान कौन है और ये अभी बाहर कैसे घूम रहे हैं? ये बाहर कैसे घूम रहे हैं? जी, इसलिए ये इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। तो चीनी कैसे कम होगी अगर कैसे काबू आएगा मुल्क अगर इक़्तिदार में बैठे हुए ईवानों में बैठे हुए लोग जो है उनके हाथ अपने इस सारे के सारे मामलात में होंगे। तो शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि ज़रा वजाहत फरमाएँ IPPs के मालकान कौन थे, किनको लाइसेंस मिले थे, कैसे मिले, ये शुगर मिल्स किसकी हैं, ये हाउसिंग सोसाइटियों के मालिकान कौन है। मतलब अक्रॉस द बोर्ड एक मुल्क की बात चलाए ना, फलाना दौरा कामयाब हो गया, वो दौरा कोई नाकाम होता है कभी किसी का? तो वो तो एक ऐसे ही बस एक ये ख़ुद भी मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब को थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए बात करने से पहले। बड़े अच्छे मुनासिब आदमी हैं हमारे, बड़े ज़बरदस्त, जो काम उनके अच्छे हैं उनकी हम तारीफ़ करते हैं। मगर ये है कि ये ज़रा अब इतने बड़े इश्यूज़ उठे हैं IPPs के, हाउसिंग सोसाइटियों के, शुगर मिल्स के, तो ज़रा नाम लेना। ये तो बिल्कुल वो जैसे मोदी नाम नहीं ले रहा ना ट्रंप का, वैसे ही यहाँ हमारे यहाँ शुगर मिल के मालकान के नाम नहीं लिए जा रहे मालकान के। तो ये माशी दहशत गर्दी है जी। और मेरी दुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके नतीजे में वो जुमला दोबारा दोहरा रहा हूँ जो हम सफारती महाज पे इसहाक डार साहब जो हैं वो उनसे आप बहुत सारे मामलात पे बतौर वज़ीर ख़जाना इख्तलाफ करें या करते रहें हम, लेकिन उनका जो बतौर वज़ीर ख़ारजा रोल रहा है इन दिनों में वो बहुत अच्छा रहा है। और लेकिन मसला ये है कि फिर शुगर मिल्स किसकी हैं, ये वो भी तो पैरेलल मामला चल रहे हैं ना। तो ये है कि इसी तरह से जो सफारती महाज पे, और मैंने उस दिन बात की थी कि सफारती महाज पे कामयाबी है इसलिए असल एक तो ये कि अस्करी और चूँकि मिलिट्री डिप्लोमेसी भी तो है ना स्ट्रेटेजिक मुल्कों के साथ, मैं बार बार वही जुमले रिपीट करता हूँ, लेकिन ये कि उसके अलावा मिलिट्री डिप्लोमेसी के अलावा एक बड़ी फतह हासिल हुई है पाकिस्तान को। और मुझे तो कल ये क्या वज़ीर-ए-आज़म, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तकरीर की है, कोई समझ नहीं आया। उन्होंने चाइना का नाम भी नहीं लिया, उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने कहा कि फ़तह हासिल हो गई है, लेकिन फिर एक पॉज भी लगा हुआ है, फिर वो लोग भी मारे गए हैं, फिर वो तो मोदी तो परेशान है, मोदी जी तो परेशान है। और वो थोड़े से मैंने देखा है वो जयशंकर जी भी परेशान है, उनसे वो भी उन्होंने बात नहीं सही कर पाए ना, वो जवाब रह गए अपनी जगह, थोड़े से वो जो है ना परेशान है। इतने दफ़ा बयानात बदले हैं इन्होंने कि वो कल ही इजलास हो रहा था, परसों ही वो लोग 3 पकड़े गए, मारे गए, वो किधर थे, क्या था, वो जहाज़ गिरे नहीं गिरे, अच्छा जी नुकसान होता है नहीं होता, आगे होता है पीछे होता है, एक अजीब रौला डाला हुआ है। और वहाँ पर जो है वो क्रिकेट मैच होगा नहीं होगा अभी तक नहीं पता, कोई कह रहे नहीं होगा, कुछ होगा, मतलब एक मामला अपनी जगह रुका हुआ है कि वो दहशतगर्दी किसने की थी कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, वो भी रुका हुआ है। जहाज़ गिर गए, अच्छा कितने गिरे, अच्छा गिर जाते हैं, नुकसान हो जाता है, अजीब गरीब बात। मतलब लोग कितने मरे हैं, लोग मर जाते हैं, इंसान है ना, इंसान ने तो मरना होता है, तो मर गए हैं लोग। मतलब अजीब एक आप दलील इनके साथ डिस्कस करें ना, बात अब सर पकड़ के बंदा बैठ जाए कि ये जो है ये क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब है कि बस लोग सुन रहे हैं और सर धुन रहे हैं और अजीब मामला है। और 25% टैरिफ लगा दी है अमेरिका ने, ये धमकी दी है अभी शायद, मतलब है। और ये मैं देख रहा था आज जिनका जो सेकंड है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो लिखा है, रिमेंबर व्हेन इंडिया इज़ आवर फ्रेंड, ज़ाहिर है उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं यहाँ पे। We have over the years done relatively little business with them because their tariffs are far too high, among the highest in the world, and they have the most strenuous and obnoxious
non-monetary tariff barriers of any country. Also, they have always bought a vast majority of their military equipment from Russia, and are Russia's largest buyer of energy, along with China. At the time when everyone wants Russia to stop the killing in Ukraine, all things not good. ये कैपिटल में आ जाते हैं ना जब तो गुस्से का इजहार होता है. अच्छा, इंडिया विल देयरफॉर बी पेइंग अ टैरिफ ऑफ 25% प्लस अ पेनल्टी सजा फॉर द अबव स्टार्टिंग ऑन अगस्त 1. थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. ये उनका ख़ास वो जो एक जाहो जलाल में होते हैं ये मैसेज उनका, तो ये इंडिया के लिए जो है. और उसके बाद दूसरा भी इन्होंने किया, वी हैव अ, पहले उन्होंने ये किया वी हैव अ मैसिव ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया. पहले ये किया फिर दूसरा किया, तो वो पैदर पे दो जो है ना इन्होंने सोशल पे मैसेज डाले. तो अब यहाँ तो नाम ही नहीं ले रहे ना, वो बात करें, कुछ हमें बताएं कि क्या मामला है. हम कुछ बीच में मतलब को हमें पता चले ना कि क्या मामला है. और ये कब से चल रहा है आपको पता है? ये कोई बाइडन, ये ट्रम्प दौर का नहीं, ये बाइडन दौर, उससे पहले ये चलता जा रहा है. वो जो वहाँ पे वारंट्स निकले हुए हैं, वहाँ पर उनकी ये उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनके साथ, फिर जहाज़ गिर गए, फिर वो अच्छा पाकिस्तान को जो है वो जाहिर है कि पाकिस्तान ने तो बात जो है जब ये मैसेज आया है वहाँ से कि भाई जंग बंदी का ऐलान की दरख्वास्त कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने तो फिर कहा कि ठीक है भाई हमला वो कर रहे हैं तो उनको मना कर दें, तो वो मना हो गए. तो अब ये मुझे बताएं ना, ये पॉज किसने लगाया है? ये तो बता दें कम से कम. ये ऑपरेशन कहने ऑपरेशन सिंदूर में एक पॉज है, वो पॉज का बटन किसने दबाया है? यानी अजीब सी बात. वो डीजीएमओ ने पाकिस्तान से कॉल की, उन्होंने कहा हमें मत मारो, हमने कहा अच्छा तुम्हें मारना बंद कर देते हैं. अरे तो इसलिए पॉज का बटन दब गया, लेकिन हम दोबारा शुरू कर देंगे किसी वक्त भी. मतलब ये कुछ सर पैर है बातों का मोदी जी. मतलब क्या हो गया? दूसरी जो बात है वो ये है कि जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप और गज़ा, उससे पहले जो है वो मैं ये बात करूं कि 8.8 या 8.9 रेक्टर स्केल पे जो है वो ज़लज़ला आया है. फार ईस्ट जो इलाके हैं रशिया के, वहाँ पर जो है ये ज़लज़ले आए हैं सुबह, और उसके नतीजे में वहाँ पर अब ये जो पूरा का पूरा इलाका है ना, ये कुछ दुनिया का एक अजब इलाका है. ये पूरा इलाका, इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं. रिंग ऑफ फायर, ये अगर हम 8th स्लाइड देखें तो रिंग ऑफ फायर. अब ये 90% जो ज़लज़ले हैं दुनिया के ये यहाँ पे आते हैं. ये पूरी एक रिम है या एक रिंग है या रिम है या जो भी है, ये शुरू होती है ये इसमें जो है वो केरल आइलैंड, जापान, ताइवान, रशिया के कुछ इलाके होते होते फिर ये वो पूरा पैसिफिक क्रॉस करते करते ये जो है ये चली जाती है ये अमेरिका तक. ये हवाई का जो इलाका है ठीक है ना, वहाँ तक ही जाती है. और अगर तो यहाँ पर अब इतना मैसिव ज़लज़ला, ये यहाँ पे बयान होता है कोई 900 के करीब जो है ना वोल्केनोज हैं, आतिशफिशां, जिसमें बहुत सारे खामोश हैं, बहुत सारे जो हैं ये फ़ाल हैं इस वक्त, और 90% ज़लज़ले यहीं पे आते हैं. अब जापान ट्रेंचेस में मुख्तलिफ टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो ये मिडिल अमेरिकन ट्रेंच है, दरमियान में से गुजरता है. तो इधर जो है ज़लज़ला आया, अर्थक्वेक आया, उधर जो है वो सुनामी जो है वो आना शुरू हो गया, अलर्ट हो गया पूरा उधर मियामी में, उधर फ्लोरिडा में, आगे पीछे. तो ये बड़ी एक खौफनाक सी जगह है और दुनिया की. और इसमें जो है अच्छा सुनामी जो है ना उसको, अब मैं कोई माहिर मौसम याद तो नहीं है, लेकिन ये कि सुनामी में ये है कि टाइडल वेव्स भी कहते हैं इसको, सेस्मिक वेव्स भी कहते हैं इसको. लेकिन ये है कि सुनामी में बेसिकली ये होता है कि पूरा का पूरा पानी लगता है कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह जा रहा है. मतलब पूरा समंदर का एक हिस्सा जो है वो दूसरी जगह जा रहा है. तो वो सुनामी की जो वेव्स हैं उसको टाइडल वेव्स भी कहते हैं लोग, लेकिन एक्चुअली रियल टाइडल वेव्स ये नहीं है. टाइडल वेव्स दूसरी है ना जो तेज. ये तो सुनामी की वेव्स, तो
ये बड़ी तबाहकार। और आप देखें अभी पाकिस्तान में जो सैलाब आए हैं या भारत में या बांग्लादेश में या श्रीलंका में, सैलाब जो आते हैं तो ये तो दरिया का पानी कितनी तबाही फैलाता है। तो ये तो समंदर है, और समंदर के ये सुनामी इसलिए आते हैं कि नीचे जो पानी है, तो पानी की तह में तो ज़मीन है ना, समंदर के पानी की तह में तो ज़मीन है जी। तो उस ज़मीन में जो ज़लज़ला आता है उसके नतीजे में सुनामी होता है। यानी ऊपर समंदर, यानी कोई एक्सप्लोजन हो नीचे, या कोई ज़लज़ला है, या कोई आतिश फिशां फटे ज़ेरे आब या ज़ेरे समंदर, तो उसके नतीजे में फिर ये सुनामी जनरेट होता है। यानी पानी जो है वो वेव्स की शक्ल तैयार करता है। तो अब ये है कि वो कई मीटर बुलंद पानी, अब मैंने आपसे कहा ना सैलाबों से इतनी तबाही आ जाती है, तो समंदर का तो सोचें, समंदर तो गज़बनाक पानी, तो जब सुनामी आते हैं तो अल्लाह खैर करे कि वहाँ पे कोई तबाहियाँ ना आएँ, लेकिन ये कि उसके सुनामी के नतीजे में आप देखें तो वहाँ पे अजीब मनाजिर आपको नज़र आएंगे। ये आम जो सैलाब हैं उससे मुख्तलिफ होता है सुनामी। ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर को चाहिए बात करें कि ये ख़त्म करें, ये क्या जहाज़ गिरे थे, क्या हुआ था, अमेरिका से क्या ताल्लुकात हैं, क्या नहीं है, क्या ऑपरेशन सिंदूर, वो दहशत गर्दी, वो सारे इसको ख़त्म करके अब आगे नहीं, ये फंस गए ना, चूँकि उधर ही फंस चुके हैं तो उधर ही फंसे हुए हैं। अब बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चीख रहे हैं, वो मतलब है कि वो फिर अजीब सा एक मामला हो जाता है। फंस गए मोदी जी, अब कैसे निकलेंगे इससे ये पता नहीं। और उधर से वो प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि ये जो है ये 25%। अच्छा, चाइना से जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो डेट एक्सटेंड हो गई है। चाइना से डेट एक्सटेंड हो गई है, इंडिया से भी एक्सटेंड कर दें अगर कम करनी है, अगर उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया तो उससे भी कम कर दें, लेकिन वो कम नहीं कर रहे। वो चाइना से शायद एक्सटेंड कर दी है उन्होंने डेट टैरिफ्स की, जो 1 अगस्त से होने थे, और यहाँ पे जो है वो नहीं किए उन्होंने। इंडिया को शायद दे दें, अभी 24-48 घंटे हैं 1 अगस्त में, तो हो सकता है कि कोई मामला उनके तय हो जाए। लेकिन उससे हट के ये जो असेंबली में और पार्लियामेंट में कर रहे हैं ना, ये मुनासिब नहीं है। जवाब नहीं दे रहे किसी सवाल का। अच्छा जी, अब आ जाए गज़ा पे। जियो पॉलिटिक्स ने सारी जन्म लेना है गज़ा से। तो कल जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो कॉन्फ्रेंस फ्रांस और सऊदी अरबिया की मुश्तरका हुई फ़लस्तीन के मसले पे, उसमें 15 मुल्कों ने ये ऐलान कर दिया कि हम 2 रियासत, यानी फ़लस्तीन को रियासत के तौर पे तस्लीम कर लिया। उसमें जो है वो फ्रांस तो खैर मेज़बानों में था, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उसके बाद फिनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, लक्समबर्ग, माल्टा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्पेन, 15 मुल्क जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं। और ये जो सारा ऐलान है ये, अच्छा, और सबसे बढ़ के बरतानवी वज़ीर आज़म, जो हमने कल भी बात की थी कि केयर स्टारमर जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं सितंबर में हम इसको ऐलान करने जा रहे हैं। कंडीशंस उन्होंने बताई कि तमाम मामला जो हैं वो स्टेप्स टू एंड द पॉलिंग सिचुएशन इन गज़ा, अच्छा बिल्कुल ठीक है, एग्री टू अ सीज़ फायर, यही तो इशू चल रहा है, कमिट टू अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पीस, रिवाइविंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ 2 स्टेट सोल्यूशन, 2 रियासती हल, अलाउ द UN टू रीस्टार्ट द सप्लाई ऑफ एड, अच्छा बिल्कुल ठीक है, मेक क्लियर देयर विल बी नो एनेक्सेशन इन वेस्ट बैंक, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो रेटरेटेड डिमांड इन प्लेस फॉर हमास के लिए क्या शराइत रखी, रिलीज ऑल कैप्टिव्स, ये तो इशू, यही तो मामला है, साइन अप टू अ सीज फायर, ये भी वो पहले दिन से कह रहे हैं, कमिट टू अ डिसआर्ममेंट, असला तो वो छोड़ देंगे, असला उठाए इसलिए उन्होंने हुआ है कि 2 रियासती हल का ऐलान नहीं हो रहा, एक्नॉलेजमेंट दैट दे विल प्ले नो पार्ट इन गवर्नमेंट ऑफ गज़ा, वो भाई गज़ा के अंदर वो पहले ही तय हो चुका है 16 तंजीमें के गज़ा में एक और जो है वो टेक्नोक्रेट या जो भी जिस पे सब एग्री कर जाएंगे वो सेटअप आएगा और वो गज़ा को चलाएगा, तो ये तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो एलामिया जारी हुआ है ना जी, जो इस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई, ये फ्रांस और सऊदी अरबिया कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई और उसमें 130-135 मुल्क, काफ़ी बड़ी तादाद मुल्कों के मंदूबीन शरीक थे, और उसमें जो सबसे अहम बात हुई है उसके एलामिये में
अलामिया इस वक्त नहीं, हम दिखा देंगे बाद में कल या किसी वक्त। वो अलामिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, तो 2 रियासतें हल, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फ़लस्तीन का जो दारुल खिलाफा है वो मशरक़ी यरूशलेम होगा। फ़लस्तीन का जो दारुल खिलाफा है वो मशरक़ी यरूशलेम होगा, ठीक है। और गज़ा और मगरबी किनारा और दारुल खिलाफा मशरक़ी यरूशलेम होगा। तो जनाब अब बरतानिया जो है उसने ऐलान कर दिया, और बरतानिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्या स्टेमर तो नहीं, लेकिन बरतानिया जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो तारीख़ में अपनी तारीख़ के बदतरीन मज़ालिम जो सल्तनत बरतानिया ने, या जो उनकी केयर स्टेमर तो अच्छे आदमी है, लेकिन ये कि इनका मुल्क जो है वो बहुत बहुत बोझ उठा के तारीख़ का चल रहा है।